ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है और भारतीय प्रोपेगेंडा का जवाब दिया है। 16 तारीख है, 16 दिसंबर। दो हवालों से पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। एक, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था 1971 में और वहाँ बांग्लादेश बना, और एक वाक़या हुआ 2014 में जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग को एक नए अज़म के साथ लड़ने का फ़ैसला किया। APS के बच्चे शहीद हो गए थे, आपको याद होगा 2014 में। 7 साल एक वाक़े को गुजर गए हैं, लगभग 50 साल दूसरे वाक़े को गुजर गए हैं। कुछ चीज़ें हैं उनको क्लियर करते हैं ज़रा। हमने रिसर्च की है बड़ी डिटेल में। 11 ऐसे प्रोपेगेंडाज हैं जो भारतीय पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं उस लड़ाई को लेकर या उस माहौल को लेकर। उसमें जो पहला प्रोपेगेंडा भारत करता है वो ये कहता है कि 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने हथियार डाला था 1971 में। तो 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजी क्या वहाँ थे, ये बड़ा सवाल है। इस पर हमने रिसर्च की है। तो उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद मगरबी पाकिस्तान के सिपाहियों की कुल तादाद 12,000 थी। मार्च 1971 की मैं आपको बता रहा हूँ, ये डाटा मौजूद है। मार्च 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान यानी जो अब बांग्लादेश है, वहाँ पे पाकिस्तान के जो मगरबी पाकिस्तान के जो सिपाही थे उनकी टोटल तादाद 12,000 थी। नाजुक सूरत से निपटने के लिए मज़ीद दस्ते भेजे गए थे। 1971 में कमांडर ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाज़ी, उनके मुताबिक उनके पास फ़ौज की मजमूई तौर पर 34,000 अफसर और सिपाही मौजूद थे। यानी 93,000 वाला झूठ है, 34,000 अफसरान और सिपाही मौजूद थे। बाकी कुछ पुलिस, सिविल ऑफिसर, कुछ सिविल स्टाफ, ख़वातीन, बच्चे, ये लोग थे, बुजुर्ग थे जो लोग वहाँ रहते थे, उनको बीच में डालते हैं। 16 दिसंबर और ऑब्वियसली पूरी बांग्लादेश के अंदर और भारत के अंदर बड़ी ऑब्वियसली इसको मनाया जा रहा है। बांग्लादेश मना रहा है कि हमने आज़ादी हासिल की और इंडिया मना रहा है इसको कि जी हमने जो है वो बांग्लादेश बनाने में मदद की। अब देखना यह है कि भारत ने जब बंगालियों की मदद की तो क्या वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान दोनों इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क है पाकिस्तान। और अगर भारत ने एक पाकिस्तान के हिस्से में जाके वहां पे मुक्ति बहिनी को या एक नॉन स्टेट एक्टर्स को या एक पैरामिलिट्री ग्रुप बनाया और उसको मुख्तलिफ जगहों में फंडिंग की, तो क्या ये बैनुल-अक़वामी या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन बनती है कि नहीं बनती? आज तो हम बात करते हैं कि जी देखें वो फलां मुल्क में फलां जगह पे नॉन स्टेट एक्टर हैं और उनको फलां मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या आज से 50 साल पहले चले जाएं तो क्या ये मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तान के खिलाफ ये किया गया? और ये सुनिए, मैंने कुछ वीडियोज इकट्ठी की हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जो बताना चाहता हूं 1971 के हवाले से। ये सुनिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं और क्या ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन बनती है या नहीं बनती, इसको सुने। और मैंने इसके अलावा और भी कुछ वीडियोस ढूंढी हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये सबसे पहले ये सुनिए। आज हम योद्धा यहाँ बैठे हैं, उनको नमन करता हूं। आज हम योद्धा यहाँ बैठे हैं, उनको नमन करता हूं। कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने मिला करके अपना रक्त, हिंदुस्तान की फौज ने, कोई कह नहीं सकता था कि ये रक्त मुक्ति योद्धा का है, कि रक्त भारत की सेना के जवान का है। कोई फर्क महसूस नहीं होता था, वो भावना का फर्क महसूस नहीं होता था। हमने बांग्लादेश के स्वाभिमान के लिए, मुक्ति योद्धाओं के लिए लड़ाई लड़ी। 71 के दिनों को लड़ाई लड़ी। हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं। मोदी साहब कह रहे हैं आने वाली पीढ़ी को बताएं। और हमने जो 1971 में किया तो क्या भारत पाकिस्तान को तोड़ना चाहता था? क्या भारत ने पाकिस्तान को तोड़ने में मदद नहीं की? और अगर की है मदद तो इसका क्या लीगल, पॉलिटिकल या इंटरनेशनल लॉ में इसको कैसे देखा जाना चाहिए? और क्या ये सवाल हैं, मैं समझता हूं ये सवाल वो हैं जिनके आंसर मिलने चाहिए और उसके ऊपर बात होनी चाहिए। आप देखें पाकिस्तान के ऊपर तो इल्जाम आता है जी 93,000 फौजी थे, लेकिन पाकिस्तान के 93,000 फौजी नहीं थे। 3 डिवीजन थी ईस्ट पाकिस्तान में, तकरीबन जो कि 45,000 लोग बनते थे। उस 45,000 में भी सिर्फ 11,000 जो थे वो सिर्फ और सिर्फ के अंदर एक और जंग शुरू हो चुकी है। वो जंग जिसकी बुनियाद, जिसकी ग्राउंड गुज़िश्ता कई अरसे से बनाई जा रही थी। इसराइल ने बाकायदा तौर पर ईरान के ऊपर हमले की तैयारी
शुरू कर दिए। गुज़िश्ता कई दिनों से ये खबरें आ रही थी कि इसराइल जो है वो अमेरिका से इजाज़त मांग रहा था, इसराइल जो अरब मुमालिक हैं उनको अपने साथ मिला रहा था और भरपूर ग्राउंड बनाई जा रही थी कि किसी तरीके से वो ईरान के ऊपर हमला करे। आपको याद होगा कि अभी एक दिन पहले जो है इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने अपना पहला सरकारी दौरा किया, किसी मुस्लिम मुल्क का यूएई गए, मुत्तहिदा अरब इमारात गए, वहां पर उनकी शहजादा से मुलाकात हुई। और ये दौरा जो है ये भी ईरान के ऊपर हमले के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जहां पर एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर यानी ईरान के ऊपर इसराइल हमला करने जा रहा है, तो दूसरा मुस्लिम मुल्क जो है वो उसी मुल्क के वजीर आजम का इस्तकबाल कर रहा है, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनके साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगला दौरा, हैरान कुन तौर पर इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट का अगला दौरा सऊदी अरब का होगा। और हमें पता है कि सऊदी अरब ने बैकडोर चैनल चलाते हुए इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक रखे हुए, और इस सऊदी अरब ने ही दुनिया के जो वो मुमालिक जिन्होंने इसराइल को भी हालिया अदवार में तस्लीम किया है, सऊदी अरब ने उन ममालिक के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर डाला था। अब मामला यह है कि ईरान और इसराइल की बाकायदा तौर पर जंग जो है वो सर पर आ गई है। मशरिक वुस्ता एक बार फिर आग की लपेट में जा रहा है, एक तबाहकुन जंग वहां पर शुरू होने जा रही है। इस जंग का मकसद क्या है, इसराइल क्या अचीव करना चाहता है, इसराइल कौन से अपने तैयारे इस्तेमाल कर रहा है, फिजाई हमला किया जाएगा या जमीनी जंग होगी? तो इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान आर्मी के एक्शंस की वजह से, उनको यह था कि हम जो है वो अपनी प्रॉपर्टी और जो मटेरियल और वो जो चीजें हैं हम उसको जो है वो सेव कर सके। और साथ में मैं आपको उनकी वीडियो सुनाता हूं, दिखाता हूं, एंड देन आई थिंक यू विल कम टू नो। ये सुनिएगा शर्मिला बोस को। Sharmila Bose from the University of Oxford. I myself grew up with this Indo-Bangladeshi dominant narrative. Yes, sir. I myself did not know when I started this research that I would hear a different story. When I started the research, I thought, because this is a very poorly documented conflict, that I would be filling in the details and strengthening the documentation of this conflict. It's only after I started doing the research I found that what people were telling me, the story that was emerging from the ground, was rather different from the dominant narrative that I had heard. Though India is ever present because of its heavy involvement in the conflict. And I had difficulty accepting that myself, so I understand that people both in Bangladesh and Pakistan who have grown up with this nationalistic mythology will have difficulty in accepting the correction of that. अब अगर आप सुने शर्मिला बोस को, वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि ये पूर्ली डॉक्यूमेंटेड कॉन्फ्लिक्ट है और इंडिया हैविली इन्वॉल्व है इसमें। तो क्या हम देखिए, हमने एक ग्लोबल नॉर्म्स होती हैं, ग्लोबल वैल्यूज है, इंटरनेशनल लॉ है, यूएन चार्टर है, क्या हमने इस चीज को नोट करना है कि नहीं कि जो सॉवरेन स्टेट्स हैं वो किस तरह चलती हैं? जब सॉवरेन स्टेट चलती है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत, तो फिर क्यों करके एक मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर दरअंदाजी कर सकता है? और ये सवाल कि जी इंडियन फौज जो है वो उसकी जो इंटरवेंशन थी वो ह्यूमैनिटेरियन थी, वो ह्यूमैनिटेरियन नहीं थी, वो अपॉर्चुनिस्टिक थी। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और होती है, अपॉर्चुनिस्टिक इंटरवेंशन और होती है। एंड इंडिया को किसने हक दिया कि वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करे? क्या इंडिया म्यांमार के अंदर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कर सकता है? क्या आज हम किसी मुल्क में जाके अकेले सिंगल हैंडेडली जाके ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करें? क्या अमेरिका ने इराक के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर कोई ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की? और फिर की तो क्या हुआ? और अगर क्या उसके पीछे लीगल टूल्स थे कि नहीं थे? लीबिया में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हुई, क्या लीगल टूल्स थे कि नहीं? आपको किसने हक दिया कि आप उसकी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करें? वो कहते जी इंडियन जो फौज की इंटरवेंशन थी वो स्पॉन्टेनियस थी, प्लान नहीं थी। भाई इंडियन नैरेटिव जो है वो ये है कि जो आप नरेंद्र मोदी को सुने, जो मैंने अभी आपको इनकी वीडियो चलाई, क्या वो स्पॉन्टेनियस इंटरवेंशन थी?
और फिर सवाल ये आता है कि जी इंडिया को इंटरनेशनल पावर्स ने सपोर्ट नहीं किया, तो क्या सोवियत यूनियन ने इंडिया को सपोर्ट नहीं दी थी? मॉडर्न टैंक्स दिए, एयरक्राफ्ट्स दिए, और ये दिस हैपेंड ऑल। ये अगस्त जो है वो 1971 तक चलता रहा। और ये जो चीजें हैं सारी इंटरनेशनल सपोर्ट के तहत, ये पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को मदद रही और मदद करती रही इंटरनेशनल कम्युनिटी। और फिर हमारी फौज पे इल्जाम आया जी वो तो लड़े ही नहीं, उनसे तो लड़ा ही नहीं गया। ये आप सुने इंडिया के जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं उनको जरा सुने, फील्ड मार्शल सैम साहब जो मानिक शाह को सुने और देखें कि वो क्या कह रहे हैं। जस्ट लिसन हिम व्हाट ही सेज। मेरा ख्याल है करण थापर इनको सवाल कर रहे थे, ये सुनिएगा। Let me take you back to the Bangladesh war. To what extent did you win? Because the Pakistan military leadership proved to be incompetent. For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly. But they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority almost 50 to 1. They just had no chance. But they fought very gallantly. Is it in fact true that there was a young Pakistani captain, Ehsan Malik, who defended his garrison so stoutly at Kamalpur that in fact you sent him a personal letter? That's quite true. We tried to capture a place called Hilly, which he was defending. We tried very hard and we didn't succeed until about the third attempt. And he fought gallantly. I did send him a personal letter. And when I went to fax. ये आपने सुना है वो क्या कह रहे हैं? आप अगर इनको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या वो बात क्या सुना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 51 की बात थी, रेशो की बात थी। वो कह रहे हैं मेरे पास 8-9 महीने थे, मैं प्रिपरेशंस कर रहा था। सो इट वाज ऑल प्लान्ड। ये प्लान था कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज पे साइलेंट रही और खामोश रही और कोई कुछ नहीं बोला। और ये बात कर देना जी कि वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई ईस्ट पाकिस्तान में, इसलिए डेवलपमेंट वहां पे बड़ी थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था,